अब देखो ईथर्स, छोटा सा टॉपिक है और 2-3-4 रिएक्शन पर इंपॉर्टेंट है। Among the organic compounds, ethers are the most unreactive। तो इसीलिए बहुत से में तो हम लोग बोलते हैं जब भी इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए तो ईथर ले लो। तो ईथर जो है आपका काफ़ी रिएक्टिव नहीं होता है। ईथर आपका ऐसा होता है ROR, हम जानते हैं ये सिमेट्रिक ईथर है। ROR dash is called unsymmetric या mixed ether। अगर एक साइड AR पार्ट है और एक साइड OR पार्ट है, ये एराइल पार्ट है एरोमेटिक, तो इसको एरोमेटिक ईथर कहते हैं। जैसे OCS3, इसका कॉमन नेम होता है एनिसॉल, बाकी इसको कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। जो ईथर ग्रुप होता है उसका कोई सफिक्स नेम नहीं होता है, ऑलवेज प्रीफिक्स में एल्कोक्सी ही यूज होता है। तो ये मिथॉक्सी बेंजीन या मिथाइल फिनाइल ईथर। ऐसे का इथाइल ग्रुप हो, ये भी एरोमेटिक ईथर होगा, इसको बोलते हैं फेनिटॉल या इथॉक्सी बेंजीन। ईथर का जो ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। शेप जो होती है एंगुलर शेप होती है। बल्कि ग्रुप होने का बॉन्ड एंगल, मतलब वैसे तो हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप का जो एंगल है वो 109 होता है, तो और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंगल कम हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप भी बल्कि ग्रुप है तो एंगल जैसा बढ़ ही जाता है, अराउंड 110 डिग्री और के आसपास रहता है। तो अब ईथर में आपका शेप हो गया एंगुलर, हाइब्रिडेशन इसका sp3 हो गया। अगर ये किसी आपस में अगर इनका इंटरेक्शन है भी तो एट द बेस्ट आपस में ये डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं। among themselves। पहले इसकी अब प्रिपरेशन देखते हैं, ईथर की प्रिपरेशन। पहला है फ्रॉम एल्कोहल्स, हम ये रिएक्शन पढ़ भी चुके हैं पहले। फ्रॉम एल्कोहल्स, तो एल्कोहल अगर हमारे पास होता है, जैसे पहले मैं इथेनॉल से लिख रहा हूँ CH3CH2OH, अगर इथेनॉल है इसे इन द प्रेजेंस ऑफ
मिनरल एसिड जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 और टेम्परेचर हाई अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि आता है 443 केल्विन के आसपास, तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। इट विल बी अ डिहाइड्रेशन। पहले H+ आके इस पे जुड़ेगा तो ये C+ बनेगा, फिर βH निकल जाएगा, तो इट विल फॉर्म इथीन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन अगर हम H2SO4 है हमारे पास, पर टेम्परेचर को थोड़ा सा लोअर डाउन कर दें, तो एक्चुअली हमें बन जाता है डाइथाइल ईथर। ये एक SN2 रिएक्शन होती है। कैसे? कि सबसे पहले आपके पास वही काम होता है कि H2SO4 से जो H+ है ये बनेगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर हमने लोअर डाउन कर दिया है तो ये इतना जल्दी वाटर निकलेगा नहीं। टेम्परेचर कम करना एलिमिनेशन टेंडेंसी को भी कम करता है। तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन इवन ना हो कि क्या होगा कि ये जो CH3 CH2 इट विल एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप, बट इट विल नॉट लीव दैट फास्ट। तो जो यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2OH है, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो इसको अटैक करेगा और संग में ये लिखेगा SN2 मैकेनिज्म। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके जब जुड़ेगा तो CH3 CH2OH है और यहाँ इस पे जुड़ जाएगा इस वाले CH2 CH3, तो अपना जब लोन पे और वाटर तो निकल गया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, this will become plus, and then ये इसका मेन स्टेप भी RDS SN2 रिएक्शन है, और फिर फास्ट स्टेप में H+ रिमूव हो जाएगा। ईथर बन जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिस्टिक पैटर्न हो गया। लेकिन ये रिएक्शन अच्छी तभी होती है, ये वाली रिएक्शन, जब ये जो यहाँ एल्कोहल है गुड यील्ड इज ऑब्टेन्ड। एक तो लो टेम्परेचर, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, एंड सेकेंड ROH एक 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि जब ये अल्कोहल 2 डिग्री और 3 डिग्री होंगे तो एलिमिनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी। अच्छा, लो टेम्परेचर भी रखेंगे, मान लो कि 3 डिग्री अल्कोहल है, एक बार OH2+ बना दिया, टेम्परेचर कम रखा, तो टेंडेंसी फिर SN1 की हो जाएगी कि पहले वाटर निकलेगा, C+ बनेगा। ठीक है, उसके बाद भी बोल सकते हो कि C+ बनेगा
तो फिर C प्लस को दूसरा एल्कोहल अटैक कर दे, लेकिन जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगी द टेंडेंसी ऑफ एलिमिनेशन विल बी फर्दर एंड फर्दर, तो आपको एल्कीन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे रेदर देन ईथर। और दूसरा, इट्स अ गुड मेथड टू मेक अ सिमेट्रिक ईथर। अगर आप मान लो आपने CH3OH ले लिया और C2 दो आप चाहते हो नहीं मैं मिथाइल ईथर, मुझे इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, तो देन यू हैव टू टेक CH3OH देन एंड इथेनॉल, तो इट विल गिव अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, डाइथाइथर भी आ जाएगा, मिथाइल इथाइल भी आ जाएगा और मिथाइल मिथाइल भी आ जाएगा, तो फिर मिक्सचर बन जाएगा। तो ये मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए बिल्कुल ही अच्छा तरीका नहीं है, क्या नहीं बात है। और अगर आपको सिमेट्रिक ईथर बनाना है और एल्काइल पार्ट अनहिंडर्ड वाला है तो फिर ये काम करेगा टेम्परेचर कंट्रोल करने पे। लेकिन अब हमें क्योंकि इसमें ऑलवेज देयर इज अ रिएक्शन जो कि कंपटीशन में, वो अलग बात है कि अगली रिएक्शन में भी दैट विल बी द केस, लेकिन एक तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी, मिक्स्ड ईथर नहीं बना पा रहे, और दूसरा हमारे पास अगर मिक्स पहले तो मिक्स्ड ईथर के साथ जो सोचते हैं और फिर उसमें देखेंगे कि उसमें भी हम कि अगर हमें कोई सपोज हमारे पास ईथर में कोई एक एल्काइल हिंडर्ड वन हो और एक दूसरा अगर अनहिंडर्ड वन हो तो उसको कैसे बनाया जाए। दोनों हिंडर्ड वाले बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप टर्शरी में कह सकते हो कि टर्शरी ब्यूटाइल ईथर इज डिफिकल्ट टास्क, बाकी जनरली आप मिक्स में एक जगह मिथाइल है या इथाइल एक जगह हिंडर्ड वाला है या दोनों सिंपल है, पर अगर आप चाहते हो कि दोनों ही पार्ट वाला ऐसा बन जाए, यहाँ पे भी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाए इधर भी, तो ये बनाना इतना आसान काम है भी नहीं, और इसलिए हम ऐसे ईथर से एक्चुअली देखते भी नहीं। था मैं नॉर्मली जो यूज़ और भी करते तो इस तरीके की ईथर नहीं करते कि यहाँ भी टर्शरी ब्यूटाइल हो यहाँ भी टर्शरी ब्यूटाइल। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि मिक्स्ड ईथर प्लस एज वेल एज इस तरीके का सिंपल ईथर बना सकते हैं, बनाने का बेहतर तरीका। तो नेक्स्ट आता है मेथड विलियमसन सिंथेसिस। ये रिएक्शन भी हमने देखी है पहले जब एसिड टू रिएक्शंस देख रहे थे। विलियमसन एथरीफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पहले ROH जो हमारे पास है उससे सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड फ्रॉम ROH एलिफेटिक अल्कोहल से हम NaOH नहीं बना सकते, ये शब्द पहले भी लिखी थी। अगर आप ये NaOH फिनॉल है तो अलग बात है, पर एलिफेटिक अल्कोहल से ये वाला रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि वाटर इज मोर एसिडिक देन ROH रिएक्शन एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इस तरफ है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस भी इस तरफ है। तो अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा सोडियम ये रिएक्शन बहुत बार क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में भी पूछी जाती है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से करके हाफ मोल आता है,
तो बहुत बार, क्योंकि जितने भी पर मॉलिक मतलब पर इसके पर मोल ऑफ दिस कंपाउंड पर मोल OH से हाफ मोल हाइड्रोजन बनेगा। तो आपको मैंने बहुत बार क्वांटिटेटिव में कि इतने इसका इतना वॉल्यूम बना तो मोल निकाला, तो इसके इतने मोल बने तो ये कितना मोल होगा। कभी अगर सपोज अल्कोहल ऐसा है जो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी है, मान लो यही पॉलीहाइड्रोक्सी पे 2 OH हो जाए अलग अलग साइड पे, तो क्या हो जाएगा, तब आपके पास अभी तो बैलेंस में 2 है, तो तब इसका अभी तो ऐसे रिएक्शन होगा। पर अगर 2 जगह OH हो जाए तो उसके 1 मोल से ही वेस्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में आता है, तो एक सेक्शन में काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर ये बन गया RONA, और मान लो ये RONA और RX एक एल्काइल हैलाइड, और ये सोडियम एल्कोक्साइड, अगर ये हम चाहते हैं कि ये SN2 रिएक्शन करे, इसमें ये जरूरी है कि सेम हो, मतलब मेन बात है ये अलग भी हो सकता है, जैसे R है ये R' भी हो सकता है, बट SN2 होने के लिए जरूरी है कि ये बेस्ट SN2 तब देगा जब ये 1 डिग्री हैलाइड हो। X आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, इनफैक्ट RI की रेट ज़्यादा होगी देन फ्लोरीन अवॉइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, SN2 ये अटैक करेगा इसे, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, X लीव करेगा तो हो जाएगा ROR' प्लस NaX, ROR' प्लस NaX। अगर आप सिंपल ईथर बनाना चाहते हो जिसमें दोनों ही R से अनहिंडर्ड 1 हो तो भी ये चल जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। लेकिन एक बात और नोट करने की, जो RO- स्पीसीज है ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है, पर दैट कैन एक्ट आल्सो अ बेस, इट्स आल्सो अ गुड बेस एज वेल। तो अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए R' में अगर ये 3 डिग्री हैलाइड हो जाए, 2 डिग्री में भी, फिर 2 डिग्री में दोनों बनेंगे, अगर 3 डिग्री हैलाइड हो जाए और ये RONA है, फिर हीटिंग टेम्परेचर आल्सो प्लेज अ रोल, कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इवन इस वाले में भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रेदर देन, ये लो टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर होते ही इसमें एलिमिनेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तब ये X निकलेगा और ये पास वाले कार्बन से H निकल के सेजेफ रूल से एल्कीन बन जाएगा। और अगर हिंडर्ड है तब तो मेनली ये E2 रिएक्शन ही होगा, और क्या होगा, X निकलेगा, यहाँ से ये बगल वाले से H निकालेगा, तो इस वाले से बन जाएगा एल्कीन प्लस NaX, और प्लस ये वाला चीज ROH बन जाएगा, क्योंकि वो जो H लेगा बीटा H से, जब मतलब ये आपका अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, सेजेफ के अकॉर्डिंगली इफ R is 1 डिग्री एंड अगर ये भी वो हो जाए, मतलब ये 3 डिग्री हैलाइड है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ये हिंडर्ड हो जाए, अच्छा इस रिएक्शन में ये सिंपल है पर बेस हिंडर्ड हो जाए, तब अगेन एलिमिनेशन, और एज पर हॉफमैन बेस अगर हिंडर्ड टर्शरी ब्यूटाइल हो जाए तो आप टेम्परेचर ऐसा बढ़ाएंगे और ये प्राइमरी हैलाइड भी हो, तब भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से वे एलिमिनेशन, पर एलिमिनेशन होगा तो किसके अकॉर्डिंगली होगा, एज पर सेजेफ। पर टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर कम है और ये टर्शरी है और ये
प्राइमरी है, देन यू कैन गेट अ ईथर जिसमें R-OR बन जाए। लेकिन अगर आपको एक पार्ट मिक्स्ड ईथर का सिंपल चाहिए और एक आपको अगर टर्शरी चाहिए, तो टर्शरी पार्ट कहाँ से आना चाहिए? सपोज वी वांट टू मेक दिस ईथर, suppose we want to make this ether. So for making this ether and we want to use Williamson synthesis, what is our best bet? भाई चॉइसेस तो दो क्या है कि मैं ये वाला पार्ट हैलाइड से लूँ, ये वाला पार्ट ईथर एल्कोक्साइड से है, दूसरा है कि ये एल्कोक्साइड से है और ये आपका वो उससे हैलाइड से आ जाए। मतलब एक चॉइस ये है आपके पास इसके लिए, चलो BR ले लेता हूँ मैं। एक ये चॉइस है और दूसरी चॉइस है ये। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये वाला। अगर एक बल्कि है और एक सिंपल है तो बल्कि वाला पार्ट एज अ बेस आना चाहिए और ये सिंपल, तब आपके और टेम्परेचर कम रखेंगे। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर तो कम रखना ही है, पर इधर टेम्परेचर कम रखने से भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हैलाइड का टेंडेंसी 1 डिग्री से 2 डिग्री आता है, एलिमिनेशन टेंडेंसी बहुत मैनीफोल्ड बढ़ जाती है। तो यहाँ तो प्रैक्टिकली यू विल एंड अप विद E2 रिएक्शन, एंड एज पर क्योंकि बेस सिंपल है आपका 100 नहीं है सेजेफ के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यू कैन गेट SN2 रिएक्शन। इसमें टेम्परेचर लो रखेंगे तो SN2 क्या हो जाएगा, BR निकलेगा और ये आके यू विल गेट मिक्स्ड ईथर मिल जाएगा। इससे ईथर नहीं मिलेगा। यानी अगर एक एल्काइल सिंपल और एक एल्काइल हिंडर्ड है तो आपको विलियमसन सिंथेसिस के तरीके में द सिंपल पार्ट शुड कम फ्रॉम हैलाइड एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट या हिंडर्ड पार्ट शुड कम फ्रॉम एल्कोक्साइड एंड टेम्परेचर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर यहीं से अगर हमको एरोमेटिक ईथर बनाना है, मतलब वी वांट सपोज PHOCS3। मैं आपको दो पाथ सजेस्ट करता हूं, बताना कौन सा बेहतर रहेगा। ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज एराइल हैलाइड्स आर नॉट दैट कीन फॉर SN रिएक्शन। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके लिए या तो आपको उसे बेंजाइन में के थ्रू करना पड़ता है बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में, या फिर एक्टिवेट करना पड़ता है फ्रॉम ऑर्थो और पैरा पोजीशन आइटो ग्रुप। ऐसा तो यहाँ कहीं भी नहीं है, सिंपल सा एक बेस दिया हुआ है, तो ये तो रिएक्शन होगी ही नहीं। इस वाले में SN2 हो जाएगा। PHONA कैसे बना सकते हैं? ये हम फिनॉल से सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से भी बना सकते हैं, क्योंकि
फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। और Na से भी बना सकते हैं। NaH से भी, NaH से वहां भी एरो से भी, ROH भी Na से करेगा, तो बन जाएगा PH प्लस हाइड्रोजन 1 मोल। NaH लेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये ROH से भी रिएक्ट करेगा, ROH से ये रिएक्ट, तो ये हो गया। तो यहाँ पे SN2 ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये सबस्ट्रेट Br निकलेगा, SN2 reaction. This compound is called anisole या methoxy benzene. एनिसोल ANISOLE या मिथॉक्सी बेंजीन या मिथाइल फिनाइल ईथर। एक और देखो, साइक्लिक ईथर अगर बनाना है 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग का, ये 5 मेंबर भी हो सकता है, पर रिएक्टिव जैसे साइक्लिक ईथर में 3 मेंबर रिंग जब बनते हैं उनको इपॉक्साइड बोलते हैं। दे आर क्वाइट रिएक्टिव इन अ सेंस कि रिंग छोटी है तो रिंग स्ट्रेन है, उस कारण से उनमें 4 मेंबर भी ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, लेकिन 5 मेंबर से दे आर क्वाइट स्टेबल। 5 मेंबर रिंग जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये होता है। दिस कंपाउंड इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, डबल में हटा दिए, तो ये बिकम THF। इट्स अ साइक्लिक ईथर। ये काफ़ी नॉन रिएक्टिव है, बहुत से जगह इनर्ट सॉल्वेंट और की तरह यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ये वाला कंपाउंड है 3 मेंबर वालों को बोलते हैं इपॉक्साइड, ये हो गया। इवन ये भी इपॉक्साइड है, ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, ये भी इपॉक्साइड है, दोनों जगह हो जाए, दिस इज इपॉक्साइड। और ये वाला जो होता है दिस इज कॉल्ड 4 मेंबर ऑक्सी रिंग। तो ये रिंग स्ट्रेन के कारण रिएक्टिव होते हैं। जब साइक्लिक ईथर की रिएक्शन की बात आती है तो हम इन्हीं 2 तरीके की ईथर की रिएक्शन की बात करते हैं, बाकी तो स्टेबल होते हैं। पर पहले है कि हमें अगर साइक्लिक ईथर बनाना है, पहले तो प्रिपरेशन की बात करें, तो ये हुआ, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक ईथर। तीसरा तो एक तरीका बस ध्यान रखो, अगर ये कोई एल्कीन है, एल्कीन को पर बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड हुआ ही है, या पर एसिटिक एसिड पर फॉर्मिक एसिड एक आपका होता है MCPBA, मेटा क्लोरो
पर बेंजोइक एसिड, ऐसा पर बेंजोइक तो ये हो गया मेटा पे ये, और इवन समटाइम H2O2 से भी काम चलेगा क्योंकि इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज। इनसे रिएक्ट करने पे ये वाला जो ये वीक लिंक होता है, काफी पढ़ा भी है, तो इन वाले में क्योंकि ये C माइनस बन जाए, ये O प्लस बन जाए, क्योंकि यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो लुकिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे ये टूट के इसमें क्या वीक होता है, ये माइनस बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो O प्लस H ये वाला ऑक्सीजन, ये भी ध्यान रखो, मतलब यहाँ पे ये वाला वो ऑक्सीजन जो कि साइक्लिक ईथर में, इधर तो दोनों सिमेट्रिक है, इशू नहीं है, इनमें ये वाला ऑक्सीजन प्लस ये जो भी आपका RCOO माइनस है ये बन जाएगा RCOO माइनस, और फिर अगर हम केवल पर बेंजोइक एसिड देंगे पर बाकी कोई एक्स्ट्रा एसिड और नहीं है, तो कुछ देर बाद ये अपना H लूज करेगा, ये ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, और RCOO तो ये आपके इपॉक्साइड बन गए। तो इपॉक्साइड तो ये हो गया। अच्छा, 4 मेंबर वाले को बनाना है तो इससे इपॉक्साइड ही बनेगा। 4 मेंबर से बनाना है तो इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस करना पड़ेगा। ये है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 या 5 डिपेंड करता है, 4 3 4 5 मतलब डिपेंड करता है। ये आपका 4 से लेके 6 मेंबर तक कुछ भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे कितना बनेगा, अगर ये इसको अटैक करे और ये निकले इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस, तो एक्स एन एक्स निकल, ये कितना, ये 5 मेंबर बन गया 1 2 3 4 5, तो इससे ये बन जाएगा। एक CH2 कम होता तो ऑक्सीजन बन जाता, और एक ज़्यादा होता तो 6 मेंबर बन जाता, तो यहाँ पर ऐसे ये बन जाएगा। अगर यहाँ एक CH2 कम है केवल ये और फिर ये है तो 4 मेंबर ऑक्सीजन बन जाएगा, और अगर एक ज़्यादा है तो 6 मेंबर बन जाएगा। तो ये चीज़, तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस, जिससे 4 मेंबर 5 मेंबर और 6 मेंबर साइक्लिक ईथर्स बनाए जा सकते हैं। 3 मेंबर जो होगा, 3 मेंबर आप सोच रहे हो, ये चीज़ सोच रहे हो, बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, बन सकता है इसमें भी, पर यहाँ पे क्या 3 मेंबर मतलब ये इसको अटैक करें, आप बन सकता है ऐसे, तो इस तरीके से 3 मेंबर ही बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर 3 मेंबर के लिए बेहतर तरीका है। पर ये भी एक रिएक्शन तो है, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस। पर रिएक्टिव जो होते हैं वो आपके 3 मेंबर और बहुत 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर
जो ईथर्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल। तो पहले तो प्रिपरेशन आ गई ये चीज़। जब रिएक्शंस पढ़ेंगे प्रॉपर्टी तो इसकी भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेंगे। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन से बनाया। प्रॉपर्टीज तो CO बॉन्ड जो होता है इसका, CO बॉन्ड इन ईथर इज पोलर। इस तरीके का होता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि स्ट्रेट है, तो सेम होने के बावजूद इसे डाइपोल मोमेंट होता है। म्यू नेट इज नॉन, इस तरफ होता है, इस तरफ म्यू नेट इज नॉन जीरो। इसीलिए इनमें डाइपोल डाइपोल एमंग मॉलिक्यूल्स देयर आर weak interactions, dipole dipole। इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इज लेसर देन alcohols of comparable मोलर मासेस। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में, जैसे ROH है, तो ये हुआ, ऐसा हो जाएगा, ये वाला इससे ऐसे आ गया, फिर ये वाला चीज़ किसी और H से, तो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट लीड टू एग्रीगेशन। पर इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है, वो पोलैरिटी है कि यहाँ पे ये वाला H कैपेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के, तो वीक इंटरेक्शन होते हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इनसे कम होते हैं। हाँ, बट दे आर जो एल्केन होते, एल्कीन्स हैं ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस, उनसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें तो डाइपोल डाइपोल भी नहीं होता। मिसिबिलिटी विद वाटर, कैसी होती है मिसिबिलिटी विद वाटर इनकी? लाइक एल्कोहल, जो लोअर ईथर्स होते हैं, जैसे लोअर एल्कोहल्स हर प्रोपोर्शन में वाटर के संग सॉल्युबल होते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल,
रीज़न कि वो आपस वाटर और अल्कोहल मिला के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना लेते हैं। एमन ईथर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिटवीन वाटर एंड ईथर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि वाटर का H कैपेबल है और ईथर के पास O है। तो बिटवीन वाटर एंड ईथर मॉलिक्यूल्स अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच लीड्स टू देयर मिसिबिलिटी। तो लाइक अल्कोहल, बिकॉज नीचे लिख लो ईथर्स, जब ये बात कर रहे हैं हम कंपेरेबल मोलर मासेज वाली बात है, लोअर ईथर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आर पार्ट बढ़ेगा हाइड्रोफोबिक होता है, मिसिबिलिटी कम होती जाएगी। ईथर्स मतलब कह सकते हो कि लोअर ईथर्स मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water same as lower alcohol make, जैसे same as lower alcohols। ठीक है, क्योंकि ईथर आपके पास ये है, मान लो ROR, तो वाटर आया, तो ये बन गया, यहाँ वाले से दूसरा वाला वाटर बना दिया, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपस में मिसिबल हो जाएंगे। अल्कोहल भी इसी तरह, यहाँ पे अल्कोहल में भी क्या होता है, यहाँ H होता है तो अल्कोहल और ज्यादा, अल्कोहल में ये वाला H भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी मिसिबल लोअर। हाँ, थोड़ा सा देखा जाए तो हल्का सा ROH थोड़ा सा ज्यादा होगा देन ROR, पर फिर मोलर मास की बात, मतलब आप CH3OH एक वहाँ पे C2H5OH ले लो या डाइथाइल ईथर ले लो, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो वाला पार्ट C2H5 बड़ा हो गया, तो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। लोअर अल्कोहल और लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल इन ईथर्स इन जनरल केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ईथर की काफ़ी कम रिएक्शंस होती हैं। ईथर की जो स्ट्रेट ईथर्स हैं, एलिफेटिक ईथर्स हैं, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एलिफेटिक क्या, इवन एरोमेटिक ईथर्स भी, साइक्लिक को छोड़ दे, साइक्लिक का भी तरीका बहुत कुछ वही है, साइक्लिक भी उसी वे में ही, क्योंकि साइक्लिक ईथर्स भी अनरिएक्टिव है। साइक्लिक ईथर में भी 4-5 मेंबर, 5-6 मेंबर तो काफ़ी अनरिएक्टिव है। 3 मेंबर और 4 मेंबर ईथर्स की रिएक्टिविटी, एक तो जो जिस तरीके से आपके स्ट्रेट ईथर्स रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, फिर क्या होता है, जैसे स्ट्रेट ईथर का जो दोनों ही आर पार्ट है वो एल्काइल पार्ट है, उसमें कोई डबल बॉन्ड और भी नहीं है, तो काफ़ी नॉन रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ईथर की कोई रिएक्शन हो स्ट्रेट ईथर की, तो जो सबसे कॉमन मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है उसका क्लीवेज, कि ROR का इस OC बॉन्ड का टूटना, पर उस टूटने के लिए हमें ये जो O होता है इसे पहले ऑक्सोनियम बनाना पड़ता है, एसिड कंडीशन देनी पड़ती है जिससे वो H जुड़ जाए और O पे प्लस आ जाए। जब O पे प्लस आएगा तो वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के, तब उसमें कुछ रिएक्टिविटी आएगी, तब बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो एक तो है कि जो स्ट्रेट ईथर्स हैं, चाहे वो दोनों सिंपल ईथर एल्काइल हो चाहे एरोमेटिक ईथर हो, तो उनका क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, एक तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इन केस ऑफ साइक्लिक ईथर, एक तो ये वाला चीज तो होगा, वहां पे भी ये वाला चीज होगा, और दूसरा होगा 3 मेंबर और 4 मेंबर कुछ ऐसी भी रिएक्शन देंगे जो कि स्ट्रेट ईथर्स नहीं देते हैं ड्यू टू रिंग स्ट्रेट। तो पहले स्ट्रेट ईथर्स का देखो, स्ट्रेट या एलिफेटिक ईथर्स जिसमें साइक्लिक नहीं है,
केमिकल cleavage of ये चीज, मान लेते हैं हमारे पास ये है ROR', इसमें कुछ रिएक्टिविटी आ पाई है, काफी नॉन रिएक्टिव है, गिगनार्ड रिएजेंट से भी ये रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए पूरे गिगनार्ड रिएजेंट को रखा कि वाटर की जगह कहाँ रखा जाता है, ईथर में रखा जाता है, ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर का मतलब ईथर खुद लिक्विड होता है, ड्राई ईथर का मतलब ये नहीं कि ईथर पाउडर होगा, ईथर भी लिक्विड ही है, ड्राई ईथर मतलब उसमें वाटर नहीं है। तो ड्राई ईथर इटसेल्फ इज अ लिक्विड सब्सटेंस। जनरली हम लोग का कॉन्सेप्शन में आता है ड्राई मतलब सूखा है, तो पर वो पानी का नहीं होना ड्राई होता है, पर कोई चीज़ में अगर पानी नहीं है पर खुद वो चीज़ ही लिक्विड है तो लिक्विड ही होगी। तो ड्राई ईथर इटसेल्फ इज लिक्विड, ड्राई बिकॉज वाटर इज नॉट देयर। तो ये जो है, इसको अगर कुछ रिएक्टिव बनाना है तो आपको SH+ देना पड़ेगा, तो हम इसे HX से ट्रीट करते हैं। HX यूजुअली होगा HI, HBr और HCl। अवॉइड जनरली HF नहीं होता है, रिएक्ट क्योंकि HF इज अ वेरी वीक एसिड, इसमें रिएक्शन रेट भी होगा HI का ज़्यादा होगा देन। तो क्या होगा, HX से ये गया और ये ऐसा बना। अब इसमें जब ये इसको बोलते हैं ऑक्सो, दिस इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और H आ जाए, अब यहां पे दो रास्ते हैं, ये है तो एक इंटरमीडिएट। अगर इसमें कोई भी एक एल्काइल, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, पर कोई भी अगर एक एल्काइल कैपेबल है ऑफ मेकिंग अ कार्बोकैटायन एज स्टेबल एज अ 3 डिग्री, या तो खुद ही 3 डिग्री हो या बेंजाइल हो जाए, 2 डिग्री 1 डिग्री वाला बनने से काम नहीं चलेगा। अगर ये दोनों में से कोई भी एक एल्काइल कैन मेक अ कार्बोकैटायन ऑफ स्टेबिलिटी एज स्टेबल एज अ 3 डिग्री, तब इस रिएक्शन में जैसे मान लो कि सपोज ये बन सकता है, ROH बन जाएगा, और प्रोवाइडेड इट इज एज स्टेबल आइदर में 3 डिग्री हो या 3 डिग्री और एज स्टेबल एज, ये मैं इसलिए देख रहा हूँ, कभी हो सकता है बेंजाइल हो, PHCH2 हो, PH बनेगा तो प्राइमरी, पर PHCH2 तो 3 डिग्री जितना ही स्टेबल है। एलाइल ग्रुप हो तो एलाइल कार्बन तो मतलब मेनली 3 डिग्री या उसके जितना स्टेबल हो, तो ये हो जाएगा। तो ये हुआ आपका RDS, ये SN1 रिएक्शन हो गई। और फिर इसमें जो ये X माइनस है, फास्ट स्टेप में इस पे आके दोनों तरफ से ये आपको, तो ये SN1 मैकेनिज्म हो गया। आपके पास ये बन गया, और दूसरा क्या बन गया, ROH। दूसरा चीज क्या बन गया,
उसका ये होगा स्टेप। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है कि इन दोनों में कोई भी एक कार्बन 3 डिग्री जितना, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है कि ये क्लीवेज ये वाला बॉन्ड हुआ या ये वाला, भाई मेन बात क्या है कि ये वाला टूटेगा टूटेगा, ये पूरा का पूरा इश्यू तब तक है जब तक आप वन इक्विवेलेंट ऑफ HX यूज कर रहे हो। अगर इक्विवेलेंट आप HX को एक्सेस में यूज कर रहे हो तो क्या होगा, कैसे भी टूटे। यहाँ एल्कोहल बना, अभी इश्यू है कि एल्कोहल वाला OH वाला पार्ट R के संग जाएगा या R डैश के संग जाएगा। पर आप ज़्यादा HX यूज करो तो क्या होगा, कुछ भी बने फिर ये ROH फिर HX से रिएक्ट करके RX ही बना देगा। तो इफ यू आर हैविंग टू इक्विवेलेंट ऑफ HX देन तो अल्टीमेटली RX R डैश X और वाटर बन जाएगा। वन इक्विवेलेंट में ही ये इश्यू है कि OH किसके संग जाएगा और X किसके संग जाएगा। तो इसलिए जब क्वेश्चन ये क्लीवेज वाली बात आती है तो यूजुअली आपसे प्रोजेक्ट पूरा बताओ तो आपको वन इक्विवेलेंट, बहुत तो लिखा ही होता है लेकिन वन इक्विवेलेंट के संग, टू इक्विवेलेंट डजंट मैटर, अल्टीमेटली सबके संग एक ही, चाहे कहीं भी टूटे बना वही जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे 3 डिग्री जितना स्टेबल कार्बोकटायन नहीं बन सकता है तब ये वाला कंपाउंड इफ SN1 नॉट पॉसिबल, जो भी हमने यहां किया, ठीक है, तब ये वाले कंपाउंड में इन दोनों में जो ज्यादा सिंपलर हैलाइड है, अब क्या होगा एक्चुअली, अब SN2 रिएक्शन होगी, देन SN2 अकर्स। क्या मतलब कि अब इन दोनों जो ज्यादा सिंपलर हैलाइड है, 3 डिग्री जितना तो कोई है ही नहीं, वरना तो वही हो जाता। और मान लो जैसे एक CH3 एक CH2 CH3 है, ज्यादा सिंपलर CH3 है तो X माइनस CH3 पर अटैक करेगा, तो इट विल अटैक X माइनस अटैक लेस हिंडर्ड R। इन SN2 रिएक्शन एंड क्या हो जाएगा, RX बैक साइड अटैक प्लस R डैश। यहाँ पे मान लेते हैं कि R इज लेसर, R इज मोर सिंपलर देन R डैश। 3 डिग्री जितना तो कोई होगा ही नहीं, वो तो होता तो वही बन जाता, पहले इसको चांस मिलेगा, अगर ये हो सकता तो ये हो जाएगा। इफ SN1 कैन अकर इट विल हैपन, अदरवाइज SN। तो ये चीज एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। इतना समझे? क्वेश्चन है गिव मेजर प्रोडक्ट with HI, one equivalent for the following ethers. पहला है CH3 CH2 CH
also indicate through which mechanism reaction occur. मतलब क्वेश्चन डिस्कशन होती है. यहाँ क्या होगा सोचो, एच आई लिया वन इक्विवेलेंट, मतलब एक ही एच आई है हमारे पास, इसके एक मोल के लिए एक एच आई. तो सबसे पहले तो क्या होगा, आप मान लो यहीं पे एच जुड़ जाए ना, ये जुड़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. अब आपको क्या चीज चेक करना है, क्या ये दोनों एल्काइन 3 डिग्री जितना स्टेबल बना सकते हैं. सीधा देखना है, ये नहीं सोचना यार बनने के बाद बन जाएगा, उसको क्या मालूम बनने के बाद बन जाएगा. मतलब ये नहीं सोचना कि यहाँ पे प्लस बन जाए तो फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा. उसको क्या मालूम आगे का भविष्य में क्या रखा हुआ है इसके पास. आपको केवल इससे मतलब है क्या 3 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा. यानी ये रिएक्शन SN1 टाइप की नहीं हो सकती. यानी जो आपके पास I माइनस बन चुका है, H प्लस दर I, वो SN2 वे में अटैक करेगा. इनमें से लेस हिंडर्ड कौन सा है, ये. तो ये इसको अटैक करेगा और ये तो आपका CS3 सेम Br HBr HI HCl भी ले सकते हैं, उससे भी यही होगा. ठीक है, HI गिव द बेस्ट इन, पर तीनों से चलेगा, रिएक्शन ऐसी ही होगी. इसमें क्या हो जाएगा, HI लिया वन इक्विवेलेंट तो इधर आके जुड़ गया. यहाँ पे दिस कैन मेक, तो ये रिएक्शन तो SN2 में हुई है ना, पहली वाली. ये वाला तो ये आपका कार्बन बन सकता है, तो ये हो जाएगा CS3 CH2 CH2OH SN1 RDS में, और ये कार्बोकेटाइन बन गया. और फिर I माइनस फास्ट स्टेप में ऊपर नीचे दोनों से प्लेनर स्ट्रक्चर है, अटैक कर सकता है. यहाँ इसका अभी कोई मतलब नहीं है, पर अगर सपोज ये कायरल कार्बन बन रहा होता तो यहाँ पे रेसेमाइजेशन, जबकि वहाँ पे इन्वर्जन होगा. इस वाले पे अगर होना है तो सपोज दिस इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कार्बोटाइन, मेकिंग अ कायरल कार्बन आफ्टर द रिएक्शन इसके राउंड. तो इस वाले केस में जब होगा, अगर सपोज जैसे इस वाले केस में है SN2 हुआ तो इट विल बी, तब आपका इन्वर्टेड बनेगा. और यहाँ पे रेसिमाइजेशन. ये क्या होगा, ये साइक्लिक ईथर. साइक्लिक ईथर, ये वाला जो साइक्लिक ईथर है, दिस विल नॉट गिव दोज रिएक्शंस जो कि स्ट्रेन के कारण दी जाती है. कि दिस रिंग इज नॉट अंडर स्ट्रेन. रिंग स्ट्रेन में 4 मेंबर और यह 3 मेंबर्ड ही होती है, और सबसे ज़्यादा 3 मेंबर. लेकिन ये वाली रिएक्शन तो इसमें तो स्ट्रेन कुछ भी नहीं था,
फिर भी होता था, तो ये देगा। ये तो ऐसे ही रिएक्शन, तो पहले क्या होगा, अब तो 3 डिग्री तो नहीं है, 2 डिग्री बनेगा, तो ये आपका SN2 होगा। और अटैक इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे, तो ये हो जाएगा OH CH3 और ये वाला चीज CH2, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। रिएक्शन इज, हाँ, पर अगर ये ऐसा होता, तब पहले ये बन जाता है ऐसा, एंड ये टर्शी बना सकता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, OH और फिर यहाँ पे ये SN1 की, ठीक है, वो ऐसे वाला, ये बेंजाइल फिनाइल ईथर, इट इज बेंजाइल फिनाइल ईथर। पर क्योंकि एक पार्ट एरोमेटिक है तो एरोमेटिक ईथर ये भी कहलाएगा। तो यहाँ पे पहले तो वही, फिर ये टर्शी जैसा, जिस टर्शी नहीं होगा पर उतना ही, तो ये SN1 तरीके से आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास तब क्या होगा, एक्चुअली यहाँ रिएक्शन नहीं, क्योंकि पहले ये तो बन जाए, पर कार्बन तो दोनों ही अनस्टेबल है, प्लस इस पे इतना इजीली ये SN2 भी नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसा कुछ। तो अगर आपके पास डाइफिनाइल ईथर है तो HI से रिएक्ट, तो ये आपके हो गए क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये पहले तो सी है, अच्छा ये वाला का वो CH3 है, यहाँ पे एक बार CH3 नहीं, पॉसिबिलिटी और भी हो जाएगी।
क्या होगा? पहले तो वही अब जाएगा तो SN1 ही, क्योंकि ये बेंजाइल तो बन ही रहा है। तो कौन सा वाला बनेगा? ये वाला, क्योंकि NO2 इस वाले को कम स्टॉप कर देगा थ्रू -I-M, तो ये वाला बनेगा ऐसे। आपका कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से, समझे ये चीज। अब है रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड या ऑक्सीडेंस भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं, हम इपॉक्साइड के थ्रू समझ रहे हैं। ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका। अगर ऐसे क्वेश्चन आए यूजुअली ईथर्स आर रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, तो फिर नॉन रिएक्टिव लिखिए। हाँ, इन जनरल ईथर्स आर नॉन रिएक्टिव, ये लिखें, क्योंकि इनकी बहुत कम रिएक्शंस होती हैं। मतलब इनको कुछ बहुत स्पेशल रिएक्शंस ही कुछ है, तो इन जनरल बात है ईथर्स आर नॉन रिएक्टिव। अब रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड। मैं एक अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड ले ले रहा हूं, और यहाँ पे इसकी एक मार्किंग भी कर देना, जिससे बहुत बार समझ में आएगा कि कभी जब ये क्लीवेज होगा तो कौन ये किसके संग गया। जैसे अगर मुझे ये वाला कंपाउंड बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? आसान तरीका, तो एक CH2 डबल बॉन्ड CH3 को अगर मैं McPba से रिएक्ट करूँ तो ये बन जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा। McPba मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये वाला ऐसा है, ये ऑक्सीजन आगे जुड़ता है, जाके जुड़ गया। मान लो O18 है, कोई आइसोटोपिक लेबलिंग है। अब इसमें क्योंकि ये स्ट्रेन में है तो इसके रिंग ओपनिंग के रिएक्शंस, इसको अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में D4 ले रहा हूँ, जिससे समझ जाए कि D तो यहाँ D- है सर। हाँ, सर McPba क्या होगा? मेटाक्लोरो बताया था ना अभी। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये वाला। तो ये D- ये SN2 रिएक्शन होगा, मतलब ये रिंग ओपन करेगा, और SN2 मैंने में ओपन करने का मतलब क्या हुआ? कम हिंडर्ड वाले को अटैक करेगा। इधर भाई ऐसे ओपन हुआ तो यहाँ के D जुड़ेगा, और इधर ओपन हुआ तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ कहाँ पे अटैक करेगा? ये इधर लेस हिंडर्ड वाले पे। तो इस वाले में जो D है तो ये बन जाएगा CH2D, और यहाँ बचा हुआ चीज LiAlD3+, और फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस
विल गिव CH2 या D। अगर LiAlH4 है तो H हो जाएगा। ये बस बताने के लिए कि चीज़ कौन सी कहाँ जा रही है। ये OH हो जाएगा और ये CH एक्चुअली अल्कोहल बन गया। हमने जब अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी तो ये रिएक्शन भी पढ़ा था इपॉक्साइड का, इपॉक्साइड से बना। तो इपॉक्साइड को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा SN2। फिर गिगनॉल रिएजेंट से गिगनॉल रिएजेंट भी रिंग ओपनिंग कर सकता है। R डैश या RMGX। तो यहां पे ये भी SN2 जाएगा। इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा, अगेन इट विल अटैक एट दिस, तो हो जाएगा CH2 R CH3, इस पे OMGX आ जाएगा एंड देन हाइड्रोलाइसिस एसिडिक विल मेक इट। ये भी आपका अल्कोहल ही बना, लेकिन इस अल्कोहल में एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया गिगनॉल रिएजेंट वाला। ठीक है, तो ये गिगनॉल रिएजेंट। फिर H प्लस वाटर, H प्लस वाटर। अच्छा, ये जो अटैक है ये सब अटैक एंटी अटैक है। एंटी अटैक का मतलब कि ये जिधर से ये खुल रहा है उसके अपोजिट से अटैक हो रहा है। इधर से ओपन हो रहा है, अटैक पीछे से हो रहा है, जहां से जा रहा है उसके दूसरे साइड से, जो SN2 होता भी है ना। अच्छा, अब H प्लस वाटर अगर करेंगे, इसको बोलते हैं एसिडिक रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग इन एसिडिक कंडीशंस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करके। तो पहले तो क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास है इस पे H आके जुड़ जाएगा, ये चीज इसमें वो आ जाएगी, हल्की सी रिएक्टिविटी आ जाएगी। अच्छा, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो ये होता है कि जब भी 3 मेंबर रिंग में या कोई स्ट्रेन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अब वाटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बट द रिंग ओपनिंग विल बी एज पर। क्योंकि जब ये प्लस आ जाएगा तो अब ये दोनों, क्योंकि ये आपका दोनों सिमेट्रिक नहीं है, तो जब प्लस आ जाएगा तो ऑलरेडी इसके अटैक करने से पहले इन दोनों में रिलेटिवली एक जगह ज़्यादा प्लस होगा। कहाँ पे ज़्यादा प्लस होगा, जहाँ पे ज़्यादा अल्काइल है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये वाला पेयर इधर मूव कर जाए तो ये जो प्लस बनेगा वो मोर स्टेबल है कंपेयर टू यहाँ के प्लस। तो ऐसे केस में जो रिंग ओपनिंग होती है मार्कोनिकॉफ वे में होती है। रिंग ओपन्स, अभी तक क्या था, वो SN2 वे में था। यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले, वो OH2 अटैक्स हियर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा प्लस होगा कंपेयर टू हियर, इसके अटैक करने से पहले, तो उसे ये साइड ज़्यादा ललचाएगी, यहाँ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा ऐसा और अटैक मार्को। तो ये हो जाएगा, ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि जब ऐसा हो तो ओपनिंग रिंग आपकी मार्कोनिकॉफ वेव होती। तो ये तो न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे ये OH2 प्लस हो गया और फिर H प्लस।
ये भी एंटी अटैक है। आप अगर एक बात नोटिस करो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, विसिनल डाइऑल, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। हम लोग विसिनल डाइऑल KMNO4 से ही बनाते थे कोल्ड एल्काइन, पर वहां पे अटैक होता था, वो बनते थे दोनों एक साइड, दैट वाज सिन एडिशन। दैट इज अ वे ऑफ गेटिंग एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। उसी कंपाउंड में अगर आप OH को अपोजिट साइड जोड़ना चाहते हैं एंटी एडिशन एल्कीन में, तो यू कैन डू दिस स्टेप कि पहले MCPBA और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, इसको लेकिन अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करें, इसको अगर एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल का काम OH करेगा। अभी इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज तो H+ देने का आ गया था, तो अब अटैक एंटी अटैक तो होगा, लेकिन इसे ये सब कंडीशन बेसिक कंडीशन ही थी, तो यहाँ H+ आके नहीं जुड़ा, इसलिए SN2 तरीके से हुआ, ये भी SN2 तरीके से होगा। यानी अटैक कहाँ होगा इस केस में, और ये तो ये हो जाएगा OH, यहाँ पे पहले ये आ जाएगा CS3 और फिर वाटर से ही H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये भी आपका सिन हाइड्रोक्सिलेशन ही है, डाई हाइड्रोक्सिलेशन, दो OH जुड़ गए, लेकिन एंटी अटैक है। बट लेकिन रिंग ओपनिंग होने का देखो, इसमें अगर यहाँ पे O पे कोई फर्क नहीं दिखाया, ये केवल तभी डिफरेंस करेगा जब कि बन तो दोनों तरफ OH ही रहे। हाँ, इस बात का फर्क कब नजर आएगा, जब इस O की एक लेबलिंग हो, देन इट विल मेक अ डिफरेंस कि ये O एस्ट्रिक वाला किस कार्बन के संग जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट मेक डिफरेंस। तो ये चीज, तो ये आपके इपॉक्साइड्स का टिग्नर रिएजेंट से रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन, SN2 सिन हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, बेसिक कंडीशन में SN2, एल्काइन कंडीशन में सीधा अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस है, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगेन एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, लेकिन रिंग ओपनिंग इज एज पर मार्कोनिकॉफ। तो ये चीज ठीक है। वाह, जैसे यहाँ पे एक बार अगर हम इस तरीके का एल्कीन जो है सिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें सिस और ट्रांस आइसोमर हो सकते हैं, इसका सिस फॉर्म लें और यहाँ पे कोल्ड एल्कलाइन KMNO4 273 केल्विन
या OSO4 NaH, तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। डाइऑल तो बनेगा ही, OH वाला O इधर से आएगा, इधर से आएगा, और सिस से क्या होता है, सिन एडिशन में क्या था, सी टाइगर रोड्स इन केजेटमैन, तो सिस से क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट मीजोमर होगा, मतलब वो मीजोमर उसका स्ट्रक्चर बन सकता है, तो ये केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा मीजोमर। इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड देयर कैन बी 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट यू विल गेट ओनली मीजोमर हियर। सिन एडिशन में सिस से मीजोमर, इसको ये इरिथ्रोफॉर्म भी है इसका, इस पर्टिकुलर में इरिथ्रोफॉर्म जो होता है मीजोमर होता है, सिमेट्री है। और इसी को अगर हम MCPBA फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, तो आपके पास ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगा। अभी मैं वो एस्टिक वाला और कुछ सब एक जैसे ही O16 ही है, तो इधर क्या बनेगा, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा एंटी एडिशन, यानी टाइगर मंचेस द कैट रूथलेसली। तो यहाँ पे इस वाले से क्या बनेगा, प्लस इट्स इलेंशियो। इसके 3 हो सकते थे, पर यहाँ पे ये दोनों बनेंगे इक्वल अमाउंट में, रेसेमाइजेशन होगा, बस 2 बन जाएंगे। यहाँ 2 स्टीरियो आइसोमर बने या एक ही बना, इसीलिए ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी है और स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। क्या बन रहा है, एक तो सब नहीं बन के कुछ बन रहे हैं, प्रोडक्ट के बहुत से स्ट्रेस हो सकते हैं, पर कुछ बने कुछ नहीं बने। स्टीरियो सेलेक्टिव, और जो बन रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टेंट का स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये हो गया इसमें। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म ले लेते, मान लो इसका ट्रांस आइसोमर ले ले, तो क्या हो जाएगा, तब पहले वाले से क्या बन जाएगा, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये अनसैचुरेशन का टेस्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे MnO2 बन जाता है, जो कि पर्पल कलर को डीकलराइज हो जाता है, ब्राउन PPT बन जाता है सरफेस पे, MnO ब्राउन PPT, तो पर्पल कलर गेट्स डीकलराइज्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांस है तो सिन एडिशन ये वाला, पर ट्रांस है, तो ट्रांस से रेसिडिक, मतलब ये वाले जो प्रोडक्ट है, ये जो चीज है, वो एक्चुअली इस रिएक्शन में बनेगी। अभी तो ये बन गया, आप लेकिन ये वाली चीज इधर बनेगी, और इस वाले में ये वाला जो चीज है, ये ट्रांस से मीजोमर बनता है। इसको थ्रियोडियल पेयर भी कहते हैं। ये वाला जो होता है रासायनिक बात, ये चीज, अगर ये एल्कीन अनसिमेट्रिक हो जाए, R' हो जाए, तो इसमें मीजोमर की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो यहां तो ये बनेगा थ्रियोडियल पेयर, लेकिन यहां बन जाएगा इरिथ्रोडियल पेयर। जो मीजोमर है दैट विल कन्वर्ट टू इरिथ्रोडियल। तो टोटल 4 हो सकते हैं, 2 उधर बने, 2 उधर। मीजोमर जहां बनता है वहां पे इरिथ्रोडियल, ये चीज। तो ये 2 रिएक्शन है में, ये तो हाइड्रोक्सिलेशन है, सिन एडिशन, एंटी एडिशन।
और फिर दो और ऐसी रिएक्शन होती है, एक होता है एल्कीन में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, मतलब एल्कीन में अगर इसी में हम D2 जोड़ें ड्यूटीरियम कैटालिटिकली, तो वो भी सिन एडिशन होता है। तो बिल्कुल जैसे सिन एडिशन होता है वैसे बनेगा कि सिस से बन जाएगा मीजोमर, ट्रांस से बन जाएगा रेसेमिक, अगर इस तरह बन रहा है, इसलिए D2 बोल रहे हैं, H2 से तो क्या हो जाएगा, कैरल ही नहीं बनेगा, तो D2 लेंगे। और अगर एक होता है ब्रोमीन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म या CHCl3, उसमें एंटी एडिशन होता है, तो उसमें इस तरीके से हो जाएगा कि ट्रांस से मीजोमर, सिस से रेसेमिक, और अनसिमेट्रिकल है तो ट्रांस से इर्थोडियल पेयर और सिस से थ्रियोडियल पेयर। तो ये चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, एल्कीन का जिसमें स्टियोकेमिस्ट्री भी काफ़ी बार है, एक आपका ये इतना जो ये हमने MCPV वाला रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है, जब हमने डिस्कस किया तो बता दिया मैंने, पर ये तीन बहुत आती हैं, ब्रोमीन वाला, सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एक कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक में भी क्या होता है, वहाँ D2 देना पड़ता है कि H2 से तो बनेगा ही नहीं वो, तो सबसे ज़्यादा आ जाती है रिएक्शन सिन हाइड्रोक्सिलेशन, कोल्ड एल्कलाइन केमियोफोर वाला वो सिन है, और एक ब्रोमीन वाला जो कि ज़्यादातर इन चारों में जो क्वेश्चन जिस पे ज़्यादातर आते हैं वो इन दोनों पे आते हैं, आपका ब्रोमिनेशन और ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन बेयर से। बाकी लेकिन चार रिएक्शंस, मतलब ये हमारा आंसर है कि डाइऑल ही बनाया, रेजियो केमिस्ट्री वाइज वही कंपाउंड बना, प्रोडक्ट वही बना, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री हम चाहते थे यहाँ पे OH सेम साइड जुड़े, इधर OH अपोजिट साइड। एंटी एडिशन को बहुत बार ट्रांस एडिशन भी कहते हैं, एंटी एडिशन इज मोर टेक्निकल टर्म, पर समटाइम एंटी एडिशन को ट्रांस एडिशन भी कहते हैं। तो ये आपके इपॉक्साइड के हो गए। एक एरोमेटिक ईथर के कुछ रिएक्शंस देख लो, जैसे वही एनिसोल के देख लो, इलेक्ट्रोफिलिक substitutions in अगर RCS3 है तो इसको एनिसोल कहते हैं, R अगर C2H5 है तो इसे फेनिटोल कहते हैं। जो ये OR ग्रुप होता है, this OR group has strong plus M, weak minus I। और अगर इसका वो बनाए रेडियो स्ट्रक्चर्स, तो जैसे ये हो जाएगा, सपोज ये इधर गया, ये इधर आया, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो और पैरा पे, यानी ये OP डायरेक्टर है टूवर्ड्स ES की बात हो रही है।
और क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो ये एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड्स दैट, एक्टिवेटर भी है। यानी रिएक्शन जो बेंजीन के संग होती है तो उससे फास्टर होगी और ओवर पी पे होगी। पैरा मेजर बनेगा यूजुअली, ऑर्थो माइनर। तो अब इसमें ब्रोमीन है वही हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और फीडरक्राफ्ट रिएक्शंस जो है। समझ इतना सा है? मैं OCH3 ले रहा हूँ, लेकिन अगर OC2H होगा तो भी ऐसा ही होगा। तो इसमें ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, तो ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व विल बी ब्रोमोनियम और प्रोडक्ट बन जाएगा ये मेजर then HNO3 H2SO4 nitration, electrophile nitronium, around a major concentrated H2SO4 sulfonation, major CH3Cl AlCl3 एनहाइड्रस, क्या हो जाएगा? फीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, मेजर प्लस ऑर्थो वाला माइनर, CH3COCl फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, मेजर ऑर्थो वाला
माइनर। पर इसमें अच्छा ये आप चाहे तो ऐसे राइट की जगह एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। एक तो एसिड एनहाइड्राइड में भी यूज, तब भी यही होगा, लाइक CS3 पर एक बात है कि यील्ड विद Friedel-Crafts reactions is not good. रीजन कि जो हम यहाँ पे लुइस एसिड यूज करते हैं, OCS3 का जो ये लोन पेयर है ओ पे, दैट इज अ पोटेंशियली एक न्यूक्लियो आपका बेस भी है, लुइस बेस। तो AlCl3 और ये रिएक्ट करके जैसे फिनॉल में भी होता था, ऐसा बन जाता है। ये अपना लोन पे इसको देता है और इस पे माइनस आया था, ये इसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो आपका रिएक्शन हिल कम हो जाती है। तो ये चीज आपके बुक में एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11.11, तो जो हल्की सी गलती बनता है, जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 methoxy 4 nitrobenzene and by। क्वेश्चन नंबर 11, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11। हम चैप्टर नंबर देखो अकॉर्डिंग जो भी है। इन्होंने क्वेश्चन ये दिया है कि आपको वन मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है, यू वांट टू मेक दिस। इसमें इन्होंने 2 चॉइसेस दी हैं। एक ये चॉइस दी है और एक दी है चॉइस वैसे तो ठीक है, अगर एक कोई बोला मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो इसमें मोर अप्रोप्रिएट कौन सा होगा?
यहाँ पे एसएन रिएक्शंस आर गुड फॉर एराइल हैलाइड SN2 अच्छे देते नहीं है, तो ये वाला आपका न्यूक्लियोफाइल करे और ये सबस्ट्रेट काम करे, तो दिस इज अ बेटर। लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं है एक्चुअली, बिकॉज दिस NO2 makes ArSN2. This the choice of group they have selected is not a right one. इन्होंने आंसर ठीक है, एक आंसर ये बेटर है, लेकिन दिस ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, दिस इज क्योंकि ये ArSN2 है। अगर ये मेटा पे जुड़ा होता देन नो इश्यू, ये नहीं होता ये होता, या यहाँ CS3 और कुछ दिया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा चॉइस ले लिया कि वहाँ पे दोनों ही पॉसिबल, वो भी ऐसा नहीं कि बुरा होगा। हाँ फिर भी इफ यू हैव टू पिक वन देन द सेकंड। रीजन क्या लिख सकते हैं? इसमें रीजन तो ये यहाँ तो ये लिखना होगा कि जो एरोमेटिक हैलाइड्स है दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, तो इट्स बेटर टू यूज दीज रिएजेंट्स बिकॉज इजीली इट विल गो SN2, दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दिस विल एक्ट एज सबस्ट्रेट। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ NO2 ऑर्थो या पैरा पे है, तो ऑल्दो सेकंड विल बी बेटर चॉइस, बट इफ द सेम रिएजेंट्स आर देयर, तो फर्स्ट चॉइस इज आल्सो नॉट दैट बैड, दैट रिएक्शन विल आल्सो टेक प्लेस, ऑल्दो दैट्स एन एरोमेटिक हैलाइड, बट दैट इज एक्टिवेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो या पैरा होना चाहिए, पैरा पे है, so it will undergo ArSN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी ArSN2 में भी फिर भी टेम्परेचर और ज़्यादा लगता है रिलेटिवली, तो चॉइस अगर एक ही लेना तो सेकंड वाला बेटर है, पर ऐसा नहीं कि पहला वाला हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया। फिर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस को थोड़ा सा कुछ जो बची हुई हैं ऑलमोस्ट हो ही गई हैं, तो रिएक्शंस और कुछ क्वेश्चंस वो करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल फ्रॉम ईथर, एक अल्कोहल फ्रॉम ईथर में भी मिथनॉल इथनॉल थोड़ा सा बचा, एक अलग से पेज में दिया हुआ है, उसमें मतलब डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है सब, तो जैसा वो भी चीज़ें प्लस हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस, तो कल वो ख़त्म करेंगे एंड देन अगले वीक से एल्डिहाइड। और इस वीक में हम लोग मॉर्निंग में we will cover a exemplar of alcohol from ethyl हाइड्रोकार्बन। पहले हाइड्रोकार्बन, उसमें 50 क्वेश्चन ही है, तो करीबन 40-45 मिनट में हम एग्जाम्पलर खोल के क्वेश्चन को करेंगे। तो उसमें आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन 45 मिनट टू डू अराउंड 40-45 क्वेश्चन। तो हम लोग एक दिन हाइड्रोकार्बन को देंगे, हेलो एल्केनोर में आपके एग्जाम्पलर में करीबन 80 क्वेश्चन के आसपास है, तो 2 दिन लगेंगे उसमें 45-45 मिनट, और फिर ऐसे ही अल्कोहल फ्रॉम ईथर में भी करीबन 90 क्वेश्चंस और के आसपास है। तो एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग मॉर्निंग में इस वीक में करेंगे, ठीक है। तो जब आप अगला क्लास जो सेटअप करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स, तो हम उस एग्जाम्पल ऑफ दीज 3 चैप्टर्स